नमस्कार। प्राइम टीवी के स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत में आज हम बात करेंगे सेंट्रल यूपी में किसान कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट तरुण पटेल साहब से। पटेल साहब, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। नमस्कार। पटेल साहब, सबसे पहले ये जानना चाहते हैं, आपको सेंट्रल यूपी का किसान कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके पहले आप सियासी तौर पर 2017 और पिछला चुनाव असेंबली का अलायंस में लड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में आने के इस तालबद्ध कार्यक्रम को कैसे देखते हैं? कैसे आपने कांग्रेस पार्टी, क्योंकि आप छात्र आंदोलन के प्रोडक्ट, कांग्रेस में कैसे आए? कांग्रेस शुरू से हमारे अंदर है जी। घर में ही कांग्रेस देखी जी। घर में ड्योढ़ी पे हमने चरखा देखा जी। तो पिताजी तो हमारे कांग्रेस पार्टी में नहीं रहे, वो जनता दल में रहे, मगर हमने अपनी ड्योढ़ी पे चरखा देखा तो जाहिर सी बात है गांधी का स्वावलंबन का चरखा प्रतीक रहा। तो कांग्रेस तो हमारे मन में शुरू से थी और वैचारिक तौर पे पहली और जीवन की आखिरी पार्टी कांग्रेस है। और कम समय में नेतृत्व के करीब आने का मौका मिला। 2014 का लोकसभा और फिर 2017 का विधानसभा चुनाव का लड़ने का भी मौका मिला। तो पार्टी में हैं और आज किसान कांग्रेस की जिम्मेदारी है नई रणनीति के साथ। अभी आपने देखा होगा 25 तारीख को भारत बंद में हम लोगों ने भी उत्तर प्रदेश में अपने अध्यक्ष श्री अजय लल्लू जी के नेतृत्व में पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरे 300 जनपदों में किसान कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और ये कहीं छुपा नहीं, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे मीडिया हो, किसान कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के अपनी हिस्सेदारी ली है। और आने वाले समय पर हम लोग किसान कांग्रेस को और मजबूत करने जा रहे हैं। पटेल साहब, कहा जाता है कि किसान कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जो आप विंग है, इस विंग ने किसानों में बिल्कुल आमूलचूल परिवर्तन की बात कही और किसानों में एक जोरदार मूवमेंट चली जिससे 3 राज्यों में सत्ता परिवर्तन किया। सेंटर में बीजेपी की सरकार हुकूमत होने के बावजूद भी आपके जो किसान कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट नाना पटोले साहब महाराष्ट्र में स्पीकर, आपके ही समाज से आते हैं और पिछड़ों के एक बड़े चेहरे हैं। बीजेपी को छोड़ करके वो आए, पार्लियामेंट से ही रिजाइन किया। नाना पटोले साहब स्पीकर हैं। तो आप, चूँकि जो कांग्रेस की जो किसान पॉलिटिक्स है, शमशेर सिंह सुरजेवाला साहब बहुत पहले किसान कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे। बीच में सक्रियता किसान कांग्रेस की बिल्कुल घट गई। बलराम जाखड़ रहे हों चाहे राजेश पायलट साहब रहे हों, कांग्रेस में जो किसान चेहरे रहे, मैं पुरानी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। एक ज़माने में राजेश पायलट साहब ने अखिल भारतीय किसान महापंचायत किया, उसमें भडाना साहब, बड़े बड़े लोग, संतोष सिंह रंधावा पंजाब से, किसानों के बड़े बड़े छत्रप उसमें शामिल हुए। डॉक्टर बलराम जाखड़ कृषि मंत्री रहे, स्पीकर भी रहे। ये जो किसान पॉलिटिक्स है कांग्रेस की में, उसकी क्या प्रासंगिकता है? कैसे देखते हैं किसान पॉलिटिक्स को कांग्रेस में? देखिए, जो किसान राजनीति है और पार्टी, ये 2 अलग अलग विषय हैं। मेरा मानना है कि हर वो पार्टी कमज़ोर हो सकती है और हो जाती है या हो जाएगी जो किसान के बीच में नहीं जाएगी। किसान एक बड़ा समुदाय है और किसान की कोई पार्टी नहीं होती, न किसान की कोई जाति होती है। हाँ, वो बात अलग है कि जिन राज्यों में जातियाँ प्रभावी हैं, चाहे यूपी हो बिहार हो, किसान बूथ पे जाते जाते वो जाति में बदल जाता है। मगर जो भी संगठन, जो पार्टी किसान के बीच में जाएगी, किसान अपना धान, गेहूं, गन्ना बेच करके उस पार्टी को मजबूत कर देता है। चाहे उत्तर प्रदेश में किसी भी दल को आप ले लें, अगर यहाँ भाजपा पनपी तो किसानों के बीच एक उम्मीद जगाई नरेंद्र मोदी जी ने कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। अगर यहाँ पर सपा पनपी, मुलायम सिंह जी पनपे, तो किसानों ने उनका साथ दिया। बसपा पनपी तो किसानों ने उनका साथ दिया। आज कांग्रेस पार्टी किसान कांग्रेस के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के साथ खड़ी है। अभी आपने 25 तारीख को, जैसे मैंने पहले भी कहा, किसान संगठनों ने प्रदर्शन किया और कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़ के उसका सहयोग किया, भारत बंद का सहयोग किया है। तो किसान राजनीति अपने आप में एक व्यापक राजनीति है और किसान के साथ जो जुड़ेगा, किसान अपने आप उसको सत्ता में लेके चला आएगा। पटेल साहब, किसान बिल को लेकर के पार्लियामेंट में अभी आया, किसान बिल को लेकर के पूरे देश में अपोजिशन पार्टीज चौराहे पर हैं, रोड पर हैं जी। और किसान सारे भारतीय किसान यूनियन के जितने भी गुट हैं जी, सारे सड़कों पर हैं। किसान आंदोलन और पूरा अपोजिशन, कैसे देखते हैं किसान बिल को लेकर के, क्या प्रतिक्रिया? ओपी जी, इसको ऐसे समझने की आवश्यकता है। 5 जून 2020 को अध्यादेश लाया जाता है जिसको ऑर्डिनेंस हम कहते हैं। जब कोरोना अपने पीक पे, कोरोना पीक क्या, जब इन्होंने कोरोना पे छुट्टियां की, जब कोरोना को रोकना चाहिए था, तब मोदी जी कोरोना का वेलकम कर रहे थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे कि बड़ी महामारी, बड़ी बीमारी देश में आ सकती है, तब उनका माहौल भाजपाई उड़ा रहे थे। मगर जब कोरोना शुरू हो रहा था भारत में, या ये कह लीजिए उसका पीक समय चल रहा था, तब 5 जून 2020 को बहुत चोरी से ऑर्डिनेंस लाया गया। जुलाई में उसे प्रकाशित किया गया
और बाद में सदन के इस सत्र में उसको बिल के रूप में पटल पे रखा गया। देश क्या है, देश में सदन क्या है, इस सबको समझना होगा ना। नरेंद्र मोदी जी एक सीट से एमपी हैं और एमपी के उनके पार्टी के दल ने उन्हें नेता माना और वो देश के प्रधानमंत्री हैं। वो क्यों चमत्कार बनना चाहते हैं, चमत्कारी पुरुष की जो नरेंद्र मोदी जी के मुंह से निकल गया वही चमत्कार हो गया इस देश में। मैं आपको चमत्कार का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम लोग गांव के लोग हैं, छपरा उठाते हैं, खरही, एक खरही कोई नहीं उठा सकता, छप्पर तो बहुत बड़ी बात होती है। तो मोदी जी क्या कर लेंगे, कैसे कर लेंगे? हाँ, झूठ बोल करके, थोड़े दिन बरगला करके और प्रपंच कर करके, लोगों के मन में भ्रम पैदा करके थोड़े दिन तो सियासत चल सकती है, मगर अब एक उन्होंने विषय को छुआ है और झूठ बोल दिया है। उपज, व्यापार और विपणन, ये तीन ही तो बिल हैं। उपज तो किसान करता है यानी प्रोडक्शन, व्यापार किसान करता है, विपणन किसान करता है। तो कहीं ना कहीं उपज का व्यापार और विपणन, मंडियां धीरे धीरे ये कमज़ोर करेंगे और मंडियां अगर रहेंगी भी तो धीरे धीरे उसमें अडानी, अंबानी या इनके बड़े बड़े उद्योगपति, कॉरपोरेट के लोग कैसे उनके लोग आ जाएं, ये इनकी योजना है। फल पे और दूध पे ये थोड़ा नियंत्रण कर चुके हैं, अब इनकी नज़र सब्जी पे, दलहन पे, तिलहन पे है। तो कहीं ना कहीं इनकी स्वयं की पार्टी के, अकाली दल का इतना दिन का इनकी स्वयं की पार्टी के सपोर्ट प्राइस और मंडी कल्चर को लेकर के जो गलतफहमी है या इसमें ये गलतफहमी नहीं है, ये गलतफहमी नहीं है। गलतफहमी अगर है तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है, वो 135 करोड़ आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार उनकी सत्ता, उनकी संसाधन उनका, मीडिया उनका, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर गलतफहमी है, गलत वो स्वयं है, उनकी नीयत गलत है, उनकी नीति गलत है। इसलिए पूरे देश के किसान हितैषी संगठन, किसान हितैषी पार्टियां, जिसमें कांग्रेस के राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे उत्तर प्रदेश के श्री अजय लल्लू जी बढ़ चढ़ के किसानों के साथ खड़े हैं और इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इनकी नीयत गलत है। ये व्यापारी को लाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप अगर उनके व्यापार की व्यवस्था को देखिए तो आप खुले व्यापार की बात कर रहे हो, कह रहे हैं कि इसको समझने की आवश्यकता। अच्छा, हम समझ लेते हैं और हम आपको आपके टेलीविजन के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से समझना भी और समझाना भी चाहते हैं। मान लिया आप व्यापारी हैं, हम किसान हैं, आप हमारे दरवाजे आते हैं, हमारा मोल तोल को लेकर के, मोल भाव को लेकर के आपसे विवाद हो गया। हमने कहा हम इस गुड़ को 10 रुपये में देना चाहते हैं, आप 8 रुपये कीमत लगा रहे हैं, हमारे आपसे विवाद हो गया। हम जाएंगे कहाँ? एसडीएम के यहाँ। उसके बाद कहाँ जाएंगे? डीएम के यहाँ। मैं आपसे सवाल करता हूँ, डीएम और एसडीएम इस लोकतांत्रिक व्यवस्था किसका है? डीएम के कार्यालय के अंदर, घर के अंदर कितना किसान जा पाता है? एसडीएम के घर के अंदर, कार्यालय के अंदर कितना आदमी जा पाता है? जो वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी सरकार है, चाहे वो देश में हो और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, ये धीरे 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 किसान को मजबूर बनाना चाहते हैं और अपनी नीति के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से, उद्योगपतियों के माध्यम से उसी किसान के बेटे को, किसान को धीरे धीरे मजबूर और उसके बेटे को उसी के खेत में मजदूर बनाना चाहते हैं। ये भविष्य की इनकी योजना है। क्या रोड मैप है पटेल साहब, पार्लियामेंट से, सदन से लेके सड़क तक कैसे लड़ रहे हैं इस बिल के खिलाफ? देखिए, गलत विषय छू लिया है नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरे आरएसएस को आने वाले समय में एहसास हो जाएगा और उखाड़ के फेंक देगा ये किसान समुदाय इनको। मेरे शब्द पे ध्यान दीजिएगा, उखाड़ के फेंक देगा। ये 70% आबादी है, 60% लोग इस पे निर्भर हैं। हम जब सुबह उठते हैं तो फ्रेश होने से पहले अपने चौवे पे हमारी निगाह होती। चौवा यानी जानवर, गाय, बैल, बैल तो अब नहीं रहा, गाय, भैंस। फ्रेश होने से पहले भाई साहब, जब आप अपने फ्लैट के कमरे में जहाँ टीवी देखी जाती हैं, मकानों में, शहर के मकानों में उठते ही आपको गर्म पानी चाहिए, बेड टी चाहिए, नौकर आपको आकर के चाय दे जाता है, आप फ्रेश होने के लिए चले जाते हैं। मगर हम किसान हैं, हम फ्रेश होने से पहले अपने जानवर को खूंटे से खोलते हैं, चन्नी पे लाते हैं, चन्नी पे लाने से पहले उसकी हौदी सानी करते हैं, चारा काटते हैं, और इतनी सारा करने के बाद तब कहीं हम फ्रेश होने जाते हैं। या घर का कोई 2 सदस्य फ्रेश हो लिया होता तब आता है। इन्होंने गलत विषय को छू दिया है और ये किसान समुदाय इनको उखाड़ के फेंक देगा। मैं एक बात और आपसे बढ़ाना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, इन्होंने हमारे धन को, जो पशुधन है, गोधन है, किसान का एटीएम, उसको उखाड़ के फेंक दिया। हमारे यहाँ 2 मुर्रा भैंस अगर हमारे दरवाजे पे खड़ी है, 2 बढ़िया जर्सी गाय हमारे दरवाजे पे खड़ी हैं, तो 15-20 बीघे की खेती एक तरफ, उसका प्रॉफिट एक तरफ, और वो 2 जानवर का प्रॉफिट एक तरफ। आज वो बिक नहीं रही है, सस्ते में बिक रही है। मान लिया बिक भी रही है तो कहाँ बिक रही है? जानवर आवारा हो गया,
आवारा होके जा कहाँ रहा है? हमारी ही फसलों को तो चर रहा है, फसलों को चर रहा है, उसकी बात कौन करेगा? हम भविष्य में इसकी बात करने वाले हैं। वो फसलों को चरने के साथ साथ हमारी नींद हराम किए हुए है। हम पूरी रात रात अपनी खेतों की रखवाली कर रहे हैं। हम पैसा, अपने बच्चे की फीस को पैसा ना दे करके अपने खेतों को बाढ़ लगा रहे हैं। ओपी यादव जी साइकिल से, मोटरसाइकिल से चले जा रहे हैं, उनको आवारा पशु चोटिल कर दे। आए दिन आप देख लीजिए, अखबार उठा के देख लीजिए, या अखबार और मीडिया छोड़ दीजिए, आपको सुनने में अभी आता होगा, जनवाणी है ये, कि फलाने जा रहे थे और सांड ने उनको मार दिया और गिर पड़े, पता चला 4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। पहले भाई साहब दरवाजे पे जब भैंस बीमार हो जाती थी तो पड़ोसी ही नहीं पूरा गांव पूछता था कि यादव जी भैंसिया ठिकाई गई कि नहीं, गैया ठिकाई गई कि नहीं। और आज वही गाय और भैंस और सांड आवारा हो गया। कैसे आवारा हो गया? ये सवाल पूछ रहा है। आज धरती का कहीं नर्क आपको देखना है तो आप गौशालाएं चले जाइए, तिल तिल के गायें मरती हुई नजर आएंगी, तिल तिल करके। 3.5 साल पहले अचानक गौशालाओं पे गायों की संख्या बढ़ी, जानवरों की संख्या बढ़ी, आवारा पशुओं की संख्या बढ़ी। मैं एक सवाल करता हूं, मीडिया में नहीं करना चाहिए, लोग करते भी नहीं, मगर मैं किसान हूं, ठेठ हूं, करूंगा आपसे सवाल, सबसे करूंगा। क्या इन 3 सालों में सांडों ने गाय पे चढ़ना बंद कर दिया या गाय ने बच्चे देना बंद कर दिया? गौशालाओं में जो संख्या बढ़ी थी वो अचानक नियंत्रित कैसे हो गई? इसकी आड़ में एक व्यवसाय है। इसीलिए मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी दलाल पैदा करती है, मीडिएटर पैदा करती है, और यही 3 बिल भी है। पटेल साहब, आप इस बात को मैं पूरा कर दूं, ये गौशालाओं से तस्करी करा रहे हैं। आप किसी भी गौशाला का भ्रमण कर लीजिए, वो किसी न किसी इनके भाजपाई कार्यकर्ता का होगा, या इनके हंकारी भरने वाला होगा, या इनका जानने वाला। ये गौ तस्करी करा रहे हैं। गायें जिनको इन्होंने माता कहा है, वो माता इनको माफ़ नहीं करेगी। और योगी आदित्यनाथ जी 2022 में पुनः मठ जाने वाले हैं, आप देख लीजिएगा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूँ। पटेल साहब, आप किसान कांग्रेस के सेंट्रल यूपी के प्रेसिडेंट हैं। जो किसान जातियां हैं, खासकर जो खेती खलिहानी का काम कर रही हैं, और जो मजदूर जातियां हैं, ये जातियां कहीं ना कहीं रीजनल पार्टी के घेरे में आई, भारतीय जनता पार्टी के घेरे में आ गई। कांग्रेस का अब रोड मैप क्या है? क्योंकि यूपी और बिहार की जो सियासी मिजाज है, जो सियासी ताना बाना है, जब तक जातियों पर काम नहीं कर रहे हैं, तब तक ग्राउंड पे और बूथ लेवल पे और सेक्टर लेवल पे, वार्ड लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे संगठन खड़ा कर बड़ी असहज स्थिति बनती है। कैसे जा रहे हैं किसान जातियों पर, किसान मजदूर जातियों पर, कैसे मूवमेंट है आपकी? ओपी जी, कुछ मायने में आपका सवाल सही है, मगर इसमें मैं नेता चौधरी चरण सिंह को भी मानता हूँ। चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। किसान को अपनी एक नज़र अपनी खेती पे और दूसरी सत्ता की कुर्सी पे रखनी पड़ेगी। जिस दिन आप किसान और किसान के हित की बात कर देंगे, उस दिन जाति का स्ट्रक्चर टूट जाएगा। चौधरी चरण सिंह जी एक सेगमेंट, 10-12 जिलों की जातियां थी उनकी, मगर पूरे उत्तर प्रदेश में, आप भी जिस जनपद से आते हैं, आज भी पूरे उत्तर प्रदेश में गाँव में चौधरी चरण सिंह जी के फॉलोअर मिलेंगे। जाति नहीं मिलेगी। मेरे गोंडा में आइए, जाट नहीं है, बहराइच में आइए, जाट नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, जाट नहीं है, मगर आज भी चौधरी साहब के लोग मिलेंगे। जब आप जरूरत पे खड़े होंगे, नेतृत्व करेंगे, समाज, जाति का नहीं, समाज का, जमात का, तब आप नेता कहलाएंगे। ये जातियां तो बांटी गई अपने लाभ के लिए। जो लोग जाति की राजनीति करते हैं, मैं उनको नेता नहीं मानता। वो कुछ समय के लिए तो हाईलाइट हो सकते हैं, मगर यदि आपको नेता बनना है तो आपको जमात की बात करनी पड़ेगी, समाज की बात करनी पड़ेगी। और उनमें एक नाम जिसको मैं सबसे ज़्यादा तरजीह देता हूँ, इज्जत करता हूँ, वो चौधरी साहब हैं। पटेल साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप पॉलिटिकल इवेंट से सियासत की तरफ मुड़े। कैसा रहा आपका पॉलिटिकल इवेंट का प्रयोग जो आप यूनिवर्सिटी के ज़माने में किया करते थे? उससे क्या आप सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से कहाँ अपने आप को आत्मसात करते हैं? पॉलिटिकल इवेंट की जहाँ तक बात है, मैं एक बहुत साधारण घर का बेटा हूँ। पिताजी हमारे प्रधान रहे, छोटा सा मैं किसान हूँ। वर्तमान में भाभी हमारी प्रधान हैं और भैया प्रधानी देखते हैं। तो जब राजनीति कैसे होगी इस पे हुआ, तो विश्वविद्यालय के टाइम से ही हमने अब इसका ताना बाना बुनना शुरू किया। आज से लगभग 15-16 साल पहले 2003 से मैं इंस्पायर हुआ राजनीति में खुद को, चूँकि पिताजी की इच्छा कतई नहीं थी कि मैं राजनीति में आऊँ, चूँकि सिद्धांत कमज़ोर होने लगे। अब सैद्धांतिक राजनीति करने वाले लोग कम हैं। अब तो कहाँ जल्दी से आपने किसका धन इकट्ठा कर लिया, कहाँ ठेकेदारी कर ली, कहाँ पट्टेदारी कर ली, कहाँ झूठ कर लिया, कहाँ फरेब कर लिया। जितनी जल्दी आप फार्चूनर बैठ ली, उतनी जल्दी आप नेता बन गए। अब ये विषय नहीं है कि फार्चूनर आप लाए कहाँ से, गनर आया कहाँ से। तो इस संस्कृति को मैं तोड़ने वाला व्यक्ति हूँ। और एक कल्चर मैंने विश्वविद्यालय में, जो लोग भी आपके चैनल को देख रहे होंगे, मैंने विश्वविद्यालय में ग्रीन लखनऊ विश्वविद्यालय कराया, ब्रेन ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, 3 साल लगातार,
और LBS हॉस्टल एल्यूमिनी मीट, ये हमारी ताकत है। इवेंट जरूर आप इसको कह सकते हैं, मगर ये मेरा जीवन है। और आज वही जो चरित्र मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय में अपना बनाया था, उसी चरित्र के साथ मैं अपनी पार्टी में भी हूँ और लड़ता हूँ। जब कोई वो स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर वाला नेता और क्लफ वाला कुर्ता आता है तो कुछ समय के लिए तो मेरा मुकाबला कर सकता है, मगर लॉन्ग टाइम कोई बनावटी नेता, इसको आइडियोलॉजी तो आप रही ही नहीं। अब बहुत कम लोग आइडियोलॉजी की बात, आप तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप राजनीति में आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। अब लोग बनावटी नेता हैं। और मेरे पिताजी का एक कथन है जिसको मैं जीवन में साथ करता हूँ, झूठे को खाली डपट दीजिए तो भाग खड़ा होता है। सच का मुकाबला करने वालों की ताकत लोगों में ताकत नहीं होती। और वही सच और झूठ, आज देश के अंदर इकलौता नेता है जो सच बोल रहा है, उसका नाम माननीय राहुल गांधी है। और देश के अंदर एक सबसे बड़ा झूठा नेता है जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। सच जीतेगा, झूठ हारेगा। पटेल साहब, अभी आपने अपने पिताजी की बात कही, श्री राम चौधरी साहब 91 और 93 में जनता दल से, पुरानी जो सादुल्ला नगर आपकी गोंडा में पुराने परसीमन में सीट हुआ करती थी, जनता दल से चुनाव लड़े, लूज कर गए, लंबे समय में प्रधान रहे। तो आपका जो बैकग्राउंड है वो जनता परिवार का रहा है। यदुनाथ सिंह पटेल आपके रिश्तेदारों में रहे। उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में एक कहावत थी कि जो यदुनाथ सिंह पटेल का झोला उठा लेता है वो सदन का रास्ता साफ कर लेता है। बैकग्राउंड आपका जनता परिवार का, समाजवादी आंदोलन का, सियासत कांग्रेस में कैसे परिभाषित कर रहा है? मैंने पहले भी कहा, मैंने अपने घर में डेहरी पे, आप डेहरी डेहरा समझते हैं ना, डेहरी में छोटी डेहरी होती है, उसमें धान गेहूँ रखते थे। हमारे एक बड़ा डेहरा था जिसमें 22 कुंटल गेहूँ आ जाता था और उसकी जो ड्योढ़ी थी उसमें मैंने चरखा रखा देखा है। इसका मतलब गांधी का संदेश हमारे घर तक था। हाँ, बीच में परिस्थितियाँ ऐसी बनी और पूरे देश में बनी, मैं इसको बात को स्वीकार करता हूँ और सहज स्वीकार करता हूँ कि पूरे देश में इंदिरा जी के बाद ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि चरण सिंह जी की राजनीति आई और पूरे देश में उनके फॉलोअर बने। उन्हीं फॉलोअर्स में से हमारे पिताजी थे। मगर जब हमने आँख खोली तो हमने अपना चरखा देखा और हमने जब अपनी सियासत लखनऊ विश्वविद्यालय में आके गढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि मैं कांग्रेस के करीब हूँ। मैं कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी को दो अलग अलग विषय मानता हूँ। आज भी पूरे भारत की सबसे मजबूत पार्टी है कांग्रेस। जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपने कांग्रेस से मिल जाएगी, दुनिया की कोई ताकत भारत के अंदर, आप देखिएगा, मेरे शब्दों पे जाइएगा, जिस दिन कांग्रेस पार्टी अपनी कांग्रेस से मिल गई, मैं कांग्रेस या कांग्रेसी मानता किसको हूँ? आज भी चट्टी चौराहे पे, गांव में, ट्रेन के अंदर, बस के अंदर, अपने खेत में, अपने समाज में, अपने गांव में, आपको भी आपके व्यवहारिक जीवन में लोग कहते हैं यार कांग्रेस सबसे अच्छी पार्टी है, ये ऐसे अच्छी तो कांग्रेसे रही, ये मोदी तो झूठ बोलत है, कांग्रेसे अच्छी है। जिस दिन इस कांग्रेसी से, जो असली कांग्रेसी है, जो अपने चौराहे पे, अपने चाय की दुकान पे, अपने गांव में कांग्रेस की बात कर रहा है, जिस दिन ये कांग्रेस का कार्यकर्ता इस कांग्रेसी से मिल लिया, पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में कांग्रेस सबसे मजबूत पार्टी होगी। क्योंकि मेरे अंदर एक कांग्रेस है। मैंने कभी इस भारत को हिंदू मुसलमान में नहीं देखा। मेरी जो शिक्षा है वो भारत की शिक्षा है। मैं भारत में पढ़ा, भारत के संविधान को मानने वाला हूँ, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला आदमी हूँ। इसलिए मुझे लगा कि कांग्रेस ही मेरे विचार की पार्टी है और मैं खुद जुड़ा हूँ कांग्रेस में। मुझे ज्वाइन कराने कोई कांग्रेस में नहीं आया। हाँ, ये बात अलग है कि अपने विचारों के आधार पर मैं धीरे धीरे बढ़ा और आप लोग बड़े जनों का, गुरुजनों का आशीर्वाद रहा कि मैं बहुत तेजी से कांग्रेस पार्टी में 29 साल की उम्र में लोकसभा लड़ गया, 32 साल की उम्र में विधानसभा लड़ गया। आपने लोकसभा चुनाव की बात कही, 2017 में आपको बहुत कम उम्र में पार्लियामेंट की टिकट से नवाजा गया। आप 2014, हाँ, 14 के पार्लियामेंट के चुनाव में, 14 के पार्लियामेंट के चुनाव में आप डुमरियागंज चुनाव लड़ने गए। एक लंबा समय वहाँ पे आपने मूवमेंट किया, पॉलिटिकल मूवमेंट बहुत तेज किया। क्या कारण रहा कि फिर आपको डुमरियागंज से चंदौली पार्लियामेंट भेजा गया? इसको कूटनीति कहिए, यहाँ तो सियासत नहीं हुई। देखते हैं आप कहीं परिवर्तन तो मेरा टिकट 2014 में 13 मार्च को मेरा टिकट डिक्लेयर हुआ डुमरियागंज से। मैं लगभग 13-14 दिन वहाँ प्रत्याशी रहा पार्टी का डिक्लेयर। फिर कुछ पार्टी की इंटरनल परिस्थितियाँ ऐसी हुई, मुझे खुद भी नहीं पता और मुझे चंदौली भेज दिया गया। हाँ, ये बात बहुत अच्छी है कि मैं जब चंदौली जाके चुनाव लड़ा तो राहुल गांधी जी से मुझे मेरी लास्ट आवर में भैया से मेरी बात हुई। मैं उन्हें भैया ही कहता हूँ सियासत में, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े भाई जैसा मतलब मुझे स्नेह दिया। तो भैया से मेरी लास्ट आवर में बात हुई 7 मई को और 10 मई को मेरे मंच पे 2014 का जो लोग भी हैं, आखिरी चुनावी भाषण उन्होंने हमारे मंच पे दिया और जो उन्होंने भाषण दिया था मेरे मंच पे, वो मेरे लिए जीवन भर की राजनीति है। उन्होंने कम उम्र में मुझे सम्मान दिया, सबका परिणाम आया और 2014 में कांग्रेस धराशायी हुई। ये सच और झूठ की लड़ाई थी।
जिसमें झूठ 2014 में जीता। अभी ओपी जी आप ही से कहा जाए कि ये इंटरव्यू छोड़िए और चलिए नीचे गेट पे आपकी बिल्डिंग के नीचे कोई 10 लाख रुपए बांट रहा है, तो शायद मैं भी चल पड़ूंगा, क्योंकि 10 लाख तो सबको ज़रूरत है ना, आपको भी ज़रूरत होगी, जो लोग भी सुन रहे हैं इनको भी ज़रूरत होगी। तो 15 लाख देने का वादा किसने किया था? वो आँख मारने वाले बाबा है ना, एक जो योगा कराते हैं, पेट घुमाते हैं, नाम जानते होंगे ना आप उनका। ऐसे व्यवसायी बाबाओं ने, जो बनावटी बाबा हैं, इस देश में संत की ज़रूरत है, बाबाओं की नहीं, जो व्यवसाय करने के लिए बाबा बने हुए हैं। इन लोगों ने क्या कहा था? इतना मोटा पुलिंदा लेके बैठते थे, वो कहते थे काला धन वाला चिट्ठा है ये। जनता ने भरोसा किया, क्योंकि भारत में बाबा को माना जाता है, संत को माना जाता है। दरवाजे पे जब संत आता है तो घी सबसे शुद्ध, बिछौना सबसे बढ़िया, चद्दर नई, और हाथ पैर जोड़ा जाता है, पैर पूजा जाता है, और संत को सबसे ऊंचा सम्मान दिया जाता है। इन बाबाओं ने फ्रॉड किया, ऐसे बनावटी बाबाओं ने, तो जनता ने यकीन कुछ समय के लिए। मगर आज एक जो किसान बिल आया है, आप देख लीजिएगा, मेरे वचन हैं आपके सामने, उत्तर प्रदेश की सियासत से शुरुआत होने जा रही है। और प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी जैसे सच्चा शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस जैसा सच्चा इंसान इस समय भारत की राजनीति में नहीं है। और प्रियंका गांधी जी ने राहुल गांधी जी को नेता माना है, महासचिव हैं, और उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी जी की नज़र है। अजय लल्लू जी, हम पूरी टीम उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं। आने वाले 2022 में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, 2022 में देखिएगा। पटेल साहब, 2017 का चुनाव भी आप अलायंस में लड़े हैं। समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत जो जनाधार की बात की जाती है, गौरा सीट जो बिल्कुल आपकी कम्युनिटी के सेगमेंट की सीट कही जाती है, वहाँ पर आप चुनाव लड़े, फ्रेंडली फाइट हो गई। अलायंस में कहाँ गड़बड़ी हुई? आपसे गड़बड़ी हुई या पार्टी फोरम पे हुई या जनता ने रिजेक्ट किया? कैसे हुआ? फिर आप 17 कैसे लूज कर गए? 17 के बारे में सभी लोग जानते हैं कि 2016 के एकदम लास्ट आवर पे नेताओं का समझौता हुआ। वैसे मुझे इतना खुल के साफ बात नहीं करनी चाहिए, समझौता नेताओं का था, समझौता कार्यकर्ता का नहीं था, और जनता का तो था ही नहीं। वो पार्टी, कांग्रेस पार्टी 27 साल यूपी बेहाल का नारा दे रही है, और फिर हम बेहाल करने वालों से हाथ मिला ले रहे हैं। आप मानते हैं कि अलायंस होने से नुकसान हुआ? आपका वैचारिक प्रतिबद्ध वोट कहीं दूसरी जगह चला? अब उसको जो बीत गया उसको छोड़ दीजिए। जो बीत गया 2022 की बात हम करें, और 2022 में हमारा किसी से अलायंस नहीं होने जा रहा है। हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनेगी, ऐसा हम सब लोगों को। क्या रोड मैप है किसानों को जोड़ने के लिए 833 ब्लॉकों में, 59,163 ग्राम पंचायतों में, और 403 विधानसभा? ओपी जी अभी 29 जिलों की जिम्मेवारी हम पे है। इन 29 जिलों में हमारे पास 136 तहसील है, 242 ब्लॉक हैं, और 23,400 पंचायतें हैं। अगले 6 महीने में, आज तारीख आप नोट कर सकते हैं जो भी साथी सुन रहे हैं, अगले 6 महीने में 23,400 पंचायत में, हर पंचायत में 2 साथी किसान कांग्रेस का मिलेगा आपको। ये मेरे बोल नहीं हैं, ये मैं इस पे प्लान पे काम कर रहा हूँ। जब किसान कांग्रेस का 2 साथी यानी हर पंचायत में मिलेगा, तो कांग्रेस का भी कुछ, क्योंकि मैं कांग्रेस को तो रिप्रेजेंट करता हूँ, मगर मैं किसान कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं आपको ये किसान कांग्रेस के विषय में बता सकता हूँ। बाकी कांग्रेस की बहुत इंटरनल प्लानिंग है, बहुत तरीके से काम हो रहा है। इस समय इसकी महक भी आप तक है, इसकी खुशबू भी आप तक है कि विपक्ष की उत्तर प्रदेश में कोई अगर भूमिका अदा कर रहा है, वैसे देश में तो हम विपक्ष की भूमिका अदा ही कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम चौथे नंबर की पार्टी होने के बावजूद भी, संगठन के लिहाज से, और संगठन के लिहाज से नहीं, विधायकों के लिहाज से, मगर आज विपक्ष की भूमिका पूरे उत्तर प्रदेश में कोई निभा रहा है तो कांग्रेस पार्टी निभा रही है। और ये कार्यकर्ता या नेता नहीं बोल रहा है, ये तरुण पटेल नहीं बोल रहे हैं, ये जनता में संदेश है। कोरोना के समय पे जो बसें दी गई, गांव का मजदूर कह रहा है जो लौट के आया कि भैया बस दे रहे थे, अगर योगी जी के पास बसें नहीं थीं तो प्रियंका गांधी जी जो बसें दे रही थी, अब समझिए बस के मुकदमे में हमारा अध्यक्ष 28 दिन जेल रहता है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप अच्छा काम करना चाहते हैं और आपको जेल में डाल दिया जाए, अन्याय कर रहे हैं योगी जी। योगी जी बनते तो महंत हैं, मगर ये अन्यायी महंत हैं। इनके ज़माने में शराब सबसे ज़्यादा बिक रही है। ये नशे वाले बाबा हैं, ये शराबी बाबा हैं, और शराबी बाबाओं को मार के भगाया जाता है, पूजा नहीं होती है। वो बात अलग है, आज सत्ता के मद में है, व्यापारियों का संरक्षण है, बड़ी जमात उनके साथ खड़ी है। योगी आदित्यनाथ जी को वोट नहीं मिला 2017 में, वोट मिला था सामाजिक ताने बाने को। आप मौर्य जी को लेके आए, आप अनुप्रिया पटेल को जोड़ के ले आए, आपने लोध वोट ले लिया, आपने निषाद वोट ले लिया, आपने मौर्य वोट ले लिया। बैकवर्ड का एक बड़ा समूह, 54% बैकवर्ड का एक बड़ा समूह, उसने आपको वोट दिया आंख मूंद करके। अपर कास्ट ने पूरा आपको वोट दिया। आपने कहा कि नहीं, आप
जो पिछले दिनों में कमियां रहीं उसको पूरा करेंगे। आपने एक उम्मीद जगाई और उस उम्मीद को वोट मिला है, और उम्मीद अब टूट रही है, तिलस्म टूट रहा है 2022 में। अभी आप देख लीजिए, लोग नाउम्मीद है भाजपा से, और अगला जो उम्मीद बनेगा वो भाजपा को जनता हराएगी। जो उम्मीद बनेगा वो सरकार बनाएगा, और उम्मीद बन रहे हैं हम। बसपा खत्म हो रही है, जनवाड़ी है। सपा स्टैंड नहीं कर पाई है, जनवाड़ी है। और कांग्रेस विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है, जनवाड़ी है। पटेल साहब, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने मूवमेंट बढ़ाई है। अजय लल्लू साहब जब से लीडरशिप में आए हैं, मूवमेंट बढ़ाई है। अब एक और कल्चर आया कि जनरल सेक्रेटरी लेवल का कोई पदाधिकारी ब्लॉकों की मीटिंग में बैठ रहा है। ये पहली बार उत्तर प्रदेश कांग्रेस में कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा, हम लोग भी देख रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जातीय संरचना है, जो नेटवर्किंग है, वायरिंग सिस्टम है गाँव का, उस वायरिंग सिस्टम पर आपकी जो नई लीडरशिप आई, जो नई टीम है, अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग विचारधारा के लोग आए हैं, पदाधिकारी हैं, अलग अलग विचारधारा से आए, अलग अलग मूवमेंट के आए। कोई किसान आंदोलन से आया, कोई किसी आंदोलन से आया, कोई जातीय आंदोलन से आया। अलग अलग आंदोलन के लोग आए, पदाधिकारी हैं, और मार्च हो रहा है। एक जन धारणा ऐसी है कि नेहरू भवन से एक टीम निकलती है, 500 लोगों की, 400 लोगों की, जीपीओ तक पहुंचती है। लोक भवन पहुंचने का रोड मैप जो है वो किस तरह आप प्लान कर रहे हैं? 15 महीने का समय बचा है उत्तर प्रदेश में असेंबली चुनाव। देखिए, इस कोरोना के समय पे इसको भारतीय जनता पार्टी ने अवसर बनाया खुद को आत्मनिर्भर बनाने का। आप कहीं भी धरना प्रदर्शन करने जाइए, पुलिस के दम पे वो आपको नियंत्रित कर रहे हैं। अंग्रेज किसके दम पे आपको नियंत्रित करते थे? वही वर्दी, वही बंदूक, वही बेंत, वही व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की। ये जन भावनाएं नहीं सुन रहे हैं। कभी भी आपने कांग्रेस के समय पे ऐसा देखा कि आप बोल रहे हो और आपकी सुनी ना जा रही हो, आपको लाठी मारा जा रहा हो? आज के दौर में हो रहा है कि इन्होंने जो कह दिया वही सही। यही तो है बिल। सारा विपक्ष, सारा राज्यसभा में सारे सांसद लोकसभा के यही तो कह रहे हैं कि भैया आप चर्चा तो कराइए। आप कह देते हो मन की बात में, आप अपनी तरफ से एड्रेस करते हो एक तरफा बातचीत। जैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं ना, आप भी बोल रहे हैं, हम भी कुछ कह रहे हैं, हम लोग का एक संवाद चल रहा है। मन की बात क्या है? एक तरफा आप बातचीत करते हैं, पहले से तय है कि कौन लोग सवाल करेंगे। ऐसे नहीं चलता लोकतंत्र। लोकतंत्र चलाने के लिए आपको सबकी भावनाएं सुननी पड़ती हैं। ये भारत है साहब, इसको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से ही चलेगा। आप भी जब बाहर जाते हैं तो आप ये नहीं बताते कि आप ऐसे देश से आए हैं जहां आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप भी वहां गौतम बुद्ध और गांधी का ही नाम लेते हैं। तो ये गौतम बुद्ध और गांधी का ही देश रहेगा, ये अहिंसा का ही देश रहेगा। यहाँ आपको जनभावना सुननी पड़ेगी। जो आपने लोक भवन की बात कही, हम रोज़ जा कर के देख रहे हैं। हम अभी भले अपने कार्यालय से निकलते हैं और बापू भवन तक हमें नहीं आने दिया जाता, हमारे अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है, बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर लोगों में भावना ये क्या जा रही है कि कांग्रेस लड़ रही है। और ये बड़ी बात है। बसपा खत्म हो रही है, सपा स्टैंड नहीं कर पा रही है और कांग्रेस लड़ रही है। यही जनभावना हमारे लिए सकारात्मक संदेश है, यही खुशबू हमारे लिए बहुत। पटेल साहब, उत्तर प्रदेश में लगभग 8 सीटों पर बाई इलेक्शन की संभावना है। बिहार के चुनाव घोषित हो चुके हैं, किसी भी समय बाई इलेक्शन की डुगडुगी बच सकती है। क्या रोड मैप है कि सेंट्रल यूपी में मल्हनी विधानसभा का उपचुनाव है, देवरिया सदर का उपचुनाव, जहाँ के आप प्रभारी हैं, और बांगरमऊ, ये आपकी लीडरशिप में ही चुनाव होगा? नहीं, हमारे मध्य उत्तर प्रदेश में सिर्फ घाटमपुर और बांगरमऊ 2 सीटें, बाकी आपने जो सोचा वो पूर्वी उत्तर प्रदेश जी। बांगरमऊ में भी किसानों की बड़ी अच्छी संख्या, किसान जातियों की अच्छी संख्या है। कैसे ऑपरेट कर रहे हैं? दोनों पे प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया शीर्ष नेतृत्व के उसमें चल रही है, अजय लल्लू जी के उसमें चल रही है। जैसे ही प्रत्याशी घोषित होगा, हम लोग किसान कांग्रेस की तरफ से उनको मदद करेंगे और अच्छा प्रत्याशी आएगा। और पूरे 8 सीटों का तो नहीं मैं कह सकता, मगर इन 2 सीटों पे कांग्रेस बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। पटेल साहब, जब से आप सियासत में आए हैं, पगड़ी लगातार बांधे रहते हैं, इस पगड़ी का क्या राज है? पगड़ी का राज नहीं है भाई साहब, ये एक कमिटमेंट है। और 8 फरवरी 2017 को सुबह 8:30 बजे पिताजी के, मैं प्रत्याशी था अपनी विधानसभा का, और पिताजी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि वो जनता दल का उनका बैकग्राउंड है, और जनता दल में हरियाली और हरा और ग्रीन ब्रिगेड तो आप समझते ही हैं, जो लोग भी सुन रहे होंगे वो समझते होंगे। तो पिताजी के एक मित्र अब उस दुनिया में नहीं, उन्होंने मुझे घर पे, सामने कौरा जल रहा था जिसको अग्नि कहा गया है, अग्नि के आदमी सामने जो भी शपथ ले लेता है, तो उन्होंने मुझे पगड़ी बांधी और मेरे मुंह से अकस्मात, उसके 5 मिनट पहले भी मुझे नहीं पता था कि मैं ये कुछ ऐसा करने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे पगड़ी बांधी और कहा, बेटा विजयी भव। और जब मैंने उनका आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए, तो एक बात मेरे मुंह से निकल पड़ी कि बाबूजी इस सम्मान को पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखेंगे। तो 8 फरवरी 2017 को बोला गया ये शब्द, 8:30 बजे बोला गया ये शब्द, आज आपके सामने हूँ।
कोशिश करता हूँ कि जब भी राजनीतिक वेशभूषा में रहूँ, राजनीतिक कार्यक्रमों में रहूँ, राजनीति में रहूँ, समाज में रहूँ, तो इस पगड़ी में रहता हूँ। और इस पगड़ी को बांधने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि कोई दैवीय शक्ति मेरी मदद कर रही है, कोई किसानी भावनात्मक है, और लगता है कि कोई दैवीय शक्ति मेरी मदद कर रही है। नहीं, पगड़ी से एक आपकी पहचान भी बन चुकी है जी। पगड़ी से आप जाने जाते हैं जी। उत्तर प्रदेश और देश की सियासत में। धन्यवाद पटेल साहब। धन्यवाद। सियासी शख्सियत में हम फिर बात करेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा स्पेशल कार्यक्रम शख्सियत।